my dear children, very good morning to you all. Class, हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9 का किया था. उसमें हमारा एक क्लास टॉपिक जो बच गया था दैट इज इवेपोरेशन. राइट, इवेपोरेशन बच गया था. उसके बाद मैंने आपके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको इनर्ट क्वेश्चंस के भी एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलिएगा कि मैम हमें मिडिल क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप लोग पूछ सकते हैं. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम चेंज करते हैं लिक्विड को वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर पर जब हम किसी लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में, यानी कि लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन पर असर पड़ता है ना? इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम या ज्यादा होता है. तो इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? अगर हम किस सरफेस एरिया का मतलब हो गया किसी भी बॉडी जिसके अंदर भी लिक्विड है, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया यानी कि उसका एरिया ज्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा? तेजी से होगा. सरफेस एरिया इंक्रीज तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज. सरफेस एरिया डिक्रीज तो यानी कि कम है, तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा? कम होगा. क्लियर हुई बात? फिर दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, वो है टेम्परेचर. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज. यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन होगा. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज ह्यूमस, तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो a decrease in the humidity increases the rate of evaporation. अगर हम क्या कर दें, ह्यूमिडिटी को कम कर दें तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. फिर लास्ट वाला है हमारा विंड स्पीड. विंड स्पीड से क्या होगा? अगर हम विंड की स्पीड क्या कर देंगे? तेज कर देंगे. आप देखेंगे जितनी ज्यादा गर्मी रहती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उतनी ज्यादा तेजी से क्या होती है, चीजें सूख जाती हैं. यानी कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन तेज हो जाएगा. अगर विंड स्पीड, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा जल्दी से मॉइस्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. यानी कि अगर विंड स्पीड क्या होगी? इंक्रीज, तो इवेपोरेशन रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज. अगर हम बड़े कंटेनर में देखें तो यानी कि सी वगैरह से इवेपोरेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है. अगर हमारा मॉइस्चर एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. यानी कि अगर हम ह्यूमिडिटी को घटा दें तो हम इवेपोरेशन को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन. राइट, क्लियर? यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. अब बच्चों हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 जो पीछे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, चैप्टर जहाँ पर कंप्लीट हुआ उसके पीछे एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बच्चों? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल. आपको पता है हम दो तरीके से टेम्परेचर को मेजर करते हैं, केल्विन स्केल पर और एक सेल्सियस स्केल पर. तो इसमें क्या बोला हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आपको इन टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल में बदलना है. 293 केल्विन टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो आपको सीधे सीधे ध्यान ये रखना है, जब कभी भी हमें क्या करना हो, केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो, तो हमें 273 केल्विन जितना भी हमें दिया हुआ है उसमें से माइनस करना है. जब कभी भी हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हमें माइनस करना है 273 केल्विन. ठीक है? और जब हमें सेल्सियस को क्या
केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 केल्विन हमें करना होता है प्लस। तो हमने 293 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस किया तो 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी होगा। सेकंड पार्ट आपका 470 केल्विन है, इसमें भी क्या होना है 470 केल्विन में से हमें 273 केल्विन माइनस करना है और हमारे पास आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए आप प्लस करोगे 273, केल्विन को सेल्सियस में करने के लिए माइनस करोगे 273। तो अब हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जितना भी सेल्सियस गिवन है उसमें हमें 273 केल्विन प्लस कर देना है और हमारे पास आंसर केल्विन में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा बात ध्यान रखना है। सेल्सियस को केल्विन में करना है तो प्लस, केल्विन को सेल्सियस में करना है तो माइनस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आप गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। ठीक, इन सारी ऑब्जर्वेशन को देख करके फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं पहले। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती, कंप्लीटली हट जाती, दिखाई नहीं देती हैं टाइम के साथ साथ और उनका कोई भी सॉलिड रिमेन नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको रीजन देना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आंसर है आपका, ये मैंने एग्जैक्टली पूरा आंसर नहीं लिखा है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में दे दिए गए हैं। एट रूम टेम्परेचर नैप्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन। रूम टेम्परेचर पर नैप्थलीन बॉल सब्लिमेशन करती हैं, wherein they directly, सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली get converted from solid to the gaseous state। जब कोई solid डायरेक्टली gaseous state में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि solid डायरेक्टली गैस बन गया, गैस बन करके क्या हो गया, वो उड़ गया, उसका कोई solid रिमेन नहीं रहेगा। That is the reason naphthalene ball disappears completely with time without leaving any of the solid. Clear? Now the B part is, we can get the smell of perfume sitting several meters away. क्यों हम परफ्यूम को स्मेल कर पाते हैं कई मीटर दूर तक? Why? What is the reason behind it? So the answer is molecules of air। क्योंकि बच्चों मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी सॉलिड लिक्विड गैस की, तो मैंने आपको बताया था कि एयर के पास ये टेंडेंसी होती है कि एयर के पास जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। एयर जो है वो हाई स्पीड पर ट्रेवल करती है, इसीलिए क्या होता है, हम इंसेंस स्टिक की जो स्मेल होती है बहुत दूर तक आ जाती है, इसीलिए हमें कुकिंग जो कुक्ड फूड होता है उसकी स्मेल बहुत दूर से आ जाती है। सेम रीजन है, इसीलिए हमें परफ्यूम की स्मेल भी बहुत दूर तक आ जाती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles। आपको अरेंज करना है दिए गए सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस बेसिस पर, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर जो कि इनके पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो आपको याद होगा जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़े थे। जितने ज्यादा कोई पार्टिकल्स डेंस होंगे, जितने ज्यादा डेंसली पार्टिकल पैक्ड होंगे, जितना कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी सब्सटेंस एग्जिबिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि ऑक्सीजन, वाटर और शुगर, इनमें से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होती है। आई बात समझ? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होती है, इसके बेसिस पर आपको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
तो बच्चों आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग वाटर किसके पास होगी? बताइए बताइए, सबसे ज्यादा किसके पास होगी? ऑक्सीजन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीजन? इट इज अ गैस. व्हाट इज वाटर? इट इज लिक्विड. एंड व्हाट इज शुगर? इट इज सॉलिड. सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सॉलिड के पास, देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है गैस में, उससे कम वाटर में, और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है शुगर में. इसीलिए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा शुगर में, उससे कम होगा वाटर में, और सबसे कम होगा गैस में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? वाटर की इन पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर्स पर फिजिकल स्टेट क्या होगी? वाटर की इन पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट क्या होगी? वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? 0 डिग्री पर कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? 100 डिग्री पर कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट पर यानी कि फ्रीज हो जाएगा. फ्रीज होकर के क्या बनाता है? वो सॉलिड स्टेट. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सकता है. लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. थोड़े थोड़े लिक्विड भी दिखेगा. अगर कंप्लीटली फ्रीज नहीं हुआ है तो स्लाइड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें दिखाई देगा. यानी कि वो इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर शो करेगा. क्लियर हुई बात? 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट होती है तो क्या होता है? वेपराइजेशन. इसका मतलब लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है. इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें कैसी स्टेट नजर आएगी? लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट नजर आएगी. मैं अभी तीनों लिख करके बताऊंगी आपको. क्यों? क्योंकि पानी कंप्लीटली बॉयल नहीं हुआ है. पूरा का पूरा पानी बॉयल नहीं हुआ है. इसका मतलब लिक्विड भी है, और पानी बॉयल होकर के वापस में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब गैसियस भी है. आ गई बात समझ? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर. तो आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पर ना तो बॉयल होगा ना फ्रीज होगा, यानी कि वो नॉर्मल लिक्विड नजर आएगा. यानी कि फिजिकल स्टेट क्या हो गई? लिक्विड. 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? लिक्विड भी और सॉलिड भी. 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? लिक्विड भी और गैसियस भी. क्लियर? नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई. 2 रीजन दीजिए, जस्टिफाई कराइए. क्या बताना है आपको? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड है, इस बात को प्रूव करना है आपको, रीजन देना है ना? तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपका लिखा है ट्रांजिशन इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. ट्रांजिशन इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी. हाँ तो बच्चों, जो ट्रांजिशन यानी कि जो बदलाव होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, या तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है या फिर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर. At room temperature, water is in liquid state as it exhibit. रूम टेम्परेचर पर हमें पता है कि वाटर लिक्विड स्टेट में है. हम क्यों ऐसा मान रहे हैं कि वो लिक्विड स्टेट में है? क्योंकि वाटर एक्सिबिट कर रहा है सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो भी लिक्विड की होती है, सच एज फ्लूइडिटी. चाहे वो फ्लूइडिटी हो, फ्लो करना हो. वाटर के पास फिक्स वॉल्यूम है और जिस भी कंटेनर में हम उसे रखेंगे तो वो एक फिक्स शेप भी ले लेगा. जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसकी शेप भी वो ले लेगा. यानी कि
25 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हुआ, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है। ये रीजन हो गया हमारा। चलिए सेकंड पार्ट में 6 क्वेश्चन के पूछा हुआ है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा, आयरन लोहे की अलमारी सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पर, ये पूछा है। तो क्योंकि हमको पता है कि आयरन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इट इज नियरली अबाउट 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि रूम का टेम्परेचर कितना होता है, इट्स नियरली ओनली अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और 1538 डिग्री सेल्सियस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आयरन को मेल्ट करने के लिए इतने ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है और रूम का टेम्परेचर केवल 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसीलिए अलमीरा जो है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज आइस, क्यों आइस 273 केल्विन टेम्परेचर पर मोर इफेक्टिव होती है कूल करने में देन वाटर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर आइस ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देती है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर और आइस दोनों सेम टेम्परेचर पर है, तो क्यों ऐसा होता है कि वाटर जो है वो कूलिंग इफेक्ट कम देता है और जो आइस है वो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा देती है। चलिए देखते हैं आंसर। वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव देन आइस as ice can readily form water through absorption of heat, क्योंकि आइस आसानी से वाटर बन जाएगा जैसे ही वो हीट एनर्जी को absorb करेगा। लेकिन as opposed water does not exhibit this property, water ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि water के पास additional latent heat of fusion पहले से ही होता है, इसीलिए आइस तेजी से कूल हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर? 8th क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न। सिवियर मतलब ज्यादा तेज, कौन जलाएगा, कौन ज्यादा तेज जलाने वाला है, या तो स्टीम या फिर बॉइलिंग वाटर। सोच करके देखिए कौन ज्यादा तेज जलाने वाला है, स्टीम या बॉइलिंग वाटर। तो बच्चों आंसर हमारा है स्टीम। दिख रहा है आपको, स्टीम ज्यादा तेज जलाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, रिलीज होती है। वो हीट एनर्जी रिलीज होती है जो कि वेपराइजेशन के टाइम पर एब्सॉर्ब हुई थी, कंज्यूम हुई थी। तो स्टीम जब वेपर बनता है, स्टीम क्या है, वेपर फॉर्म है ना, तो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है यानी कि जब स्टीम बनती है बॉइलिंग करने पर, तो वो क्या कर लेता है, बहुत सारी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। यही हीट एनर्जी वो बाद में क्या करता है, रिलीज करता है। इसीलिए स्टीम जो है वो ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, इन कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या है, आपको दिया हुआ है ए बी सी डी। क्वेश्चन अपने बुक्स में देखें सब, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन इट्स स्टेट। ए डी ई एफ को आपको क्या करना है, चेंजेस दिखाने हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ, आपको क्लियरली समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका गिवन है सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड गिवन है, यहाँ पर सॉलिड जो है वो बना रहा है लिक्विड, और लिक्विड जो है वो सॉलिड बन रहा है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर लिखा है डी। यहाँ पर सॉलिड के लिक्विड के नीचे है एफ, और एफ जो है वो क्या शो कर रहा है, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। अब ये एफ जो है
लिक्विड जो है ये गैस बना रहा है और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये इन दोनों क्या है, इनकन्वर्जेबल है ना जी, बिल्कुल। और ये जो सॉलिड है यहाँ पर ये ई पर जा रहा है और ई फॉर्म कर रहा है गैस। अब यहाँ पर उल्टा है, नीचे क्या था, इंक्रीज हीट डिक्रीज हीट, यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हीट, और प्रेशर क्या है, डिक्रीज। अब यहाँ पर हमारा है बी, यहाँ पर हमारा है सी, यहाँ पर है एफ। अब आपको बताना है, क्या बताना है क्वेश्चन में, हमको इन सभी के स्टेट चेंज होने के नाम बताते हैं। तो देखिए बच्चों, ए, अगर सॉलिड को लिक्विड बनना है तो क्या होगा, अगर सॉलिड को लिक्विड बनना है तो क्या होगा, मैं यहाँ पर रब कर दे रही हूँ, ये सॉलिड को लिक्विड बनना है तो क्या होना चाहिए, मेल्ट। तो ये क्या होगा, मेल्टिंग, या फिर क्या होगा, इसे हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या भी कह सकते हैं, लिक्विफिकेशन। एक कंप्लीट। चलिए बी पर आ जाते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है यानी कि वेपराइजेशन। तो इसको क्या कह सकते हैं, इवेपोरेशन। सी, सी देखिए, अब गैस वापस से लिक्विड बनती है तो क्या होता है, कंडेंसेशन, पढ़ा है ना। अब डी पर आ जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिडिफिकेशन। और ई, ई कहाँ है, ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ये हमने किस में पढ़ा था, सब्लिमेशन। अभी हमने करा था ना आंसर, डायरेक्टली किसकी वजह से हो रहा है, सब्लिमेशन की वजह से हो रहा है। और एफ लास्ट, लास्ट एफ क्या है, गैस वापस से जल्दी से सॉलिड बन जाता है डायरेक्टली, ये भी क्या है, सब्लिमेशन। क्लियर हुए सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए बीच वाले क्वेश्चंस की, इनर टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल, take care of yourself. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.